तो वहां पे चर्चा ये हो रही थी कि बताओ यार, वो सचिव जो है ना वो 30% मांगता है, हम तो जीत गए तो 20% से ज्यादा नहीं देंगे जी। पूरे रास्ते में हमें सैकड़ों गाड़ियां मिली, दिल्ली नंबर की, गाजियाबाद का, यूपी 14 नंबर का, और हरियाणा नंबर की एक उम्मीदवार मिला मुझे। तो वो अपना एक पौवा लेके जा रहा था। तो कहता है भाई साहब, लोगों की तो जो है पेटियां उतर रही हैं, सबको पिला रहे हैं, और क्या कहते हैं वो भी नकदी भी आ रही है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो अपना ही लेता हूँ। ज्यादातर को जानकारी ही नहीं है कि पंचायती राज एक्ट क्या है, पंचायती राज कानून क्या है। वो महिला उम्मीदवार उसको सिर्फ आधा मिनट के लिए खड़ी हुई और कहा कि मैं जिला पंचायत में उम्मीदवार हूं, आप मुझे वोट दे दीजिएगा, बस। और उसके बाद जलेबी बटी, समोसे बटे और सभा विसर्जन। कम से कम 40, 50, 60 इससे भी ज्यादा गाड़ियां कुछ काफिलों में हमें नजर आ रही हैं। तो ये कहां से पैसा आ रहा है? दिन में जलेबी समोसे, रात को शराब, बिना मुद्दों के शराब जलेबी समोसा के सहारे पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। उसमें लिखा था, सबको देखा बारी बारी, अब की बार फलाने की बारी। नमस्कार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, मतलब ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव। एक चरण हो चुका है, दूसरा चरण सोमवार 28 जुलाई को है। अब चरण तो पता चल गए हैं चुनाव के, लेकिन इस चुनाव का कोई सिर भी है या नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं है। बाकी 31 जुलाई को पता चल ही जाएगा कि ये चुनाव कहीं बेसिर पैर का साबित तो नहीं हुआ, या वाकई इससे कुछ उम्मीदें जग रही हैं कि नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस चुनाव को करीब से देखा है, रिपोर्ट किया है, उन्हें क्या लगता है, ये जानने समझने के लिए आज मैंने वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट जी को आमंत्रित किया है, जो कि बात बोलेगी यूट्यूब चैनल के संपादक भी हैं। और पंचायत चुनाव के दौरान वो पौड़ी गढ़वाल जिले के कई ब्लॉकों में गए, कई गांवों का जो है उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और चुनाव को देखा, समझा और रिपोर्ट किया। तो एक ऑब्जर्वर के तौर पर इस चुनाव को लेकर उनकी क्या समझ बनी है, उनसे बात करने के लिए मैंने सोचा कि उनके अनुभव शेयर होने जरूरी हैं आप तक। तो त्रिलोचन भट्ट जी, औपचारिक तौर पर बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, आपने जो है समय निकाला आपका। तो आपने इस चुनाव को जो देखा भट्ट जी, उसे आप किस तरह व्यक्त करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पौड़ी जिले के लगभग 3-4 ब्लॉकों में गया। कोट ब्लॉक गया, पौड़ी ब्लॉक के कुछ हिस्से देखे, एकेश्वर ब्लॉक, पोखरा, बीरों खाल और रिखणी खाल, इन ब्लॉकों में लगभग मैं 2 दर्जन गांव में गया। लेकिन ये एक छोटे से वाक्य में मैं कहूं तो निराशाजनक, और निराशाजनक इसलिए कि कहीं कोई मुद्दे नहीं, मुद्दे नाम के पूरे चुनाव में कोई बात ही नहीं है। बस कुछ तिकड़म भिड़ाकर लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं। अफसोसजनक बात यह भी है कि किसी भी उम्मीदवार को जो मुझे मिले, सबकी नहीं कह सकता, जो मुझे मिले उनमें से 1-2 को छोड़कर ज्यादातर को जानकारी ही नहीं है कि पंचायती राज एक्ट क्या है, पंचायती राज कानून क्या है। किसी को ये पता नहीं है कि संविधान में पंचायतों को क्या क्या अधिकार है, पंचायतों के हिस्से में कौन कौन से काम है, किसी को कुछ पता नहीं। सबसे पहले मैं जब चौबट्टा खाल के आसपास था, तो कोट ब्लॉक का कोई गांव है, मुझे पता चला कि वहां किसी भारी भरकम उम्मीदवार की सभा होने जा रही है, महिला उम्मीदवार की। तो मैं भी पहुंचा वहां, देखूं कि क्या क्या हो रहा है। तो थे वहां 150-200 लोग थे। एक पुरुष वहां भाषण दे रहे थे और महिला जो उम्मीदवार है वो बगल में बैठी हुई थी। तो वो लगातार भाषण देते रहे, अपना बताते रहे। वो महिला उम्मीदवार उसको सिर्फ आधा मिनट के लिए खड़ी हुई और कहा कि मैं जिला पंचायत में उम्मीदवार हूं, आप मुझे वोट दे दीजिएगा, बस। और उसके बाद जलेबी बटी, समोसे बटे और सभा विसर्जन। ये जलेबी समोसे में जहां भी गया, मतलब कुछ लोग बीजेपी समर्थित हैं, कुछ कांग्रेस समर्थित हैं, कुछ जो है निर्दलीय हैं, जिनको किसी का समर्थन नहीं है। तो जलेबी और समोसा तो हर जगह अनिवार्य चीज बन गई है। मैंने एक से पूछा, यार कोई वो था, वोटर था, मैंने उनसे पूछा ये
सब जलेबी समोसा बांट रहे हैं क्या? कहते हाँ जी जो भी आ रहा है वो जलेबी समोसा तो बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा लोग सबके यहाँ जाते हैं। तो कहने लगे कि यदि नहीं जाएंगे जी तो पहले ही दुश्मनी हो जाएगी, वोट डालने से पहले लोग कहेंगे कि भाई आप जो है हमारा उम्मीदवार जो है जलेबी समोसे लाया था, आप आए नहीं, इसका मतलब आप हमें वोट देंगे नहीं, तो वो पहले मुहर लग जाएगी। इसलिए सब लोग सबकी जलेबी समोसे खाने जा रहे हैं। वो खाने की इच्छा न हो तब भी खाना पड़ रहा है। तो ये स्थितियां हैं। तो एक तो ये स्थिति है कि कहीं भी कोई मुद्दे नहीं, सारा चुनाव जलेबी समोसे और शाम की शराब तो इतनी प्रचुर मात्रा में चल रही है कि आप पूछे मत। तीसरी शराब है, दिन में जलेबी समोसे, रात को शराब, बिना मुद्दों के शराब जलेबी समोसा के सहारे पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। उम्मीदवारों को भी नहीं पता कि पंचायतों के क्या अधिकार हैं, क्या उनके काम है, ये भी पता नहीं। एक और बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, और मैं कुछ जगह पे जो है ना उम्मीदवारों के मंच पे भी चढ़ गया, है ना, एक दो जगह में मंच पे चढ़ गया। तो हालांकि मैंने वहां यही बात कही, संविधान की बात कही, 11वीं अनुसूची की बात कही और पंचायती राज एक्ट के बारे में बताने की कोशिश की, और लोगों ने ध्यान से सुना भी। किसी को पता नहीं थे कि ये भी है संविधान में क्या व्यवस्था है, ये मैं वहां बोलता रहा। हालांकि अब उन उम्मीदवारों को भी थोड़ा सा फायदा हुआ उससे। लोगों को ऐसा लगा कि यार इसके साथ जो है वो बोलने वाले लोग भी आए हुए जब कब्जा करके जा रहा था उनके उसमें, तो उम्मीदवारों को भी लग रहा था कि यार मुझे फायदा हो रहा है, और लोगों को पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा था। लोग समझ पा रहे थे कि हमारे पास कुछ अधिकार है और हमारा कुछ जो है बहुत बड़ा दायित्व तो वोट के रूप में हमें निर्वहन करना है, लोगों की समझ में भी आ रहा है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा मुझे खली, वहां पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, सभी को पता है। लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है, उम्मीदवार महिलाओं की, वो देखने लायक है। एक उम्मीदवार मुझे ऐसे मिली जो अपने दम पे लड़ रही थी, उसके पोस्टर पे उसके साथ किसी उसके परिवार का पति या कोई पुरुष नहीं था। बाकी हर पोस्टर में अनिवार्य रूप से पति या किसी अन्य, ज्यादातर में पति और कुछ जगह अन्य रिश्तेदार का नाम अनिवार्य रूप से है। यानी कि नेता वही पुरुष है, महिलाएं केवल हथियार हैं, और इसलिए हैं कि वो सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। एक पोस्टर दिखा मुझे, बड़ा खास था वो स्लोगन, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। खैर मैं जो नाम लिखा था वो नाम नहीं लूंगा। उसमें लिखा था, सबको देखा बारी बारी, अब की बार फलाने की बारी। आप जो पहाड़ी दर्शक नहीं उनको बता दो, बारी मतलब बहू मतलब पत्नी, मतलब सबको देखा बारी बारी, अब की बार फलाने के, अपना नाम लिखा फलाने की बारी। इस मतलब उनका कोई वजूद नहीं है, उस कैंडिडेट का कोई वजूद नहीं है, प्रधानपति है। बिल्कुल जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। महिलाएं सिर्फ पुरुष जो नेता बनना चाह रहे हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, उनका हथियार बनाए जा रहे हैं। और वो हथियार इसलिए बनाया जा रहा है कि 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। तो मोटा मोटा ये देखा मैंने इन जगहों पे, जो 2-3 चीजें प्रमुख रूप से मेरे सामने आई। तो बड़ी जो आपने ये डेमोक्रेसी का ये जो समोसा जलेबी संस्करण आपने बताया, तो ये क्योंकि छोटा चुनाव है तो समोसा जलेबी पे निपट रहा है या उस पे चल रहा है। बड़े बड़े चुनाव से ही चीजें होती हैं, सबक सीखे जाते हैं। तो जब ऊपर लेवल पे जिस तरह की पॉलिटिक्स है वही तो नीचे भी आएगी क्या? मतलब इसमें आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये अलग होना चाहिए था? दरअसल अब बड़े चुनाव तो वहां तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, है ना, लेकिन छोटे स्तर का चुनाव जो हो रहा है ये कम से कम मुद्दों पर आधारित होना ही चाहिए। गांव की समस्याओं को लेकर है, गांव में सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं तो वो सड़कें कच्ची हैं, खड़ंजे नहीं हैं, बिजली लगातार आती जाती है। अस्पताल, सबसे बड़ी चीज अस्पताल, किसी भी अस्पताल में न तो दवाइयां हैं, न तो डॉक्टर होने तो बड़ी बात है, कंपाउंडर तक नहीं है। एक दूसरी बड़ी समस्या मुझे स्कूलों की दिखी, जिस पर किसी उम्मीदवार का या किसी मतदाता का कोई फोकस नहीं है। क्लस्टर एक नाम दिया है इन्होंने, स्कूल क्लस्टर, मतलब 2-3 स्कूलों को बंद करना नहीं कह रहे हैं, क्लस्टर सिस्टम बोल रहे हैं। 2-3 स्कूलों को बंद करके, पौड़ी में तो बहुत बुरी स्थिति है, 2-3 स्कूलों को एक जगह मर्ज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक बच्चा जो मेरे गांव में है और मेरे गांव का स्कूल बंद कर दिया है, 2-2.5 किलोमीटर या 1-1.5 किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएगा? न तो वहां बस की सुविधाएं हैं,
सड़कें हैं कई जगह, लेकिन उन सड़कों पर भी उन बच्चों के लिए कोई परिवहन की कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। बसें तो दूर, छोटी छोटी गाड़ियां भी नहीं मिलती, और हम जैसे लोग जब कभी जाते हैं तो वो बच्चे हमसे वो मांगते हैं। अब दिक्कत यह है, मेरे जैसे लोग दे भी दे उनको, हमने कई जगह बच्चों को लिफ्ट नहीं दी, ये सोच के नहीं दी कि यार हम तो ठीक है आदमी है, हम जानते हैं हम ठीक आदमी है, बाई चांस हमारी जगह कोई बुरा आदमी हो और इनको यदि लिफ्ट लेने की आदत पड़ गई, इनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और उन बच्चों में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल हैं, इतनी दूर उनको स्कूल में जाना पड़ रहा है, उनको कोई भी किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। इस तरफ इन पंचायत चुनाव में किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो आपका जो सवाल था कि क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि बड़े पैमाने, तो जो बड़े चुनाव हैं उनमें बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन यहाँ तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल नजदीक हो, अस्पतालों में सुविधा हो, घाट गदेरों में जो है पुल हो, तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं, तो यहाँ पंचायत स्तर पे इन पे चर्चा होनी चाहिए थी और इनके आधार पर चुनाव होना चाहिए था, इनके आधार पर वोट मांगने चाहिए थे और इनके आधार पर वोट डाले जाने चाहिए थे। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है पंचायत चुनाव में। तो छोटा चुनाव था, गांव का चुनाव था, क्षेत्र पंचायत का चुनाव था, तो उसको लोकल मुद्दों पर ही होना चाहिए था, ऐसा बड़जी कह रहे हैं। बड़जी, मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था कि एक काफिला चल रहा है गाड़ियों का, ये क्या चक्कर है? मतलब ये इतने छोटा चुनाव है, छोटी जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी इतनी बड़ी नहीं होती है, तो ये जो काफिले थे ये कहाँ से आए हैं? और बहुत लोग जो है अजनबी से लोग दिख रहे हैं, जो मैं लोगों से सुन भी रहा हूँ और रिपोर्ट भी हो रही है। तो ये क्या चल रहा था? क्या प्रवासियों का झुंड उधर आए हैं या क्या है? प्रवासी भी आए हैं, लेकिन प्रवासी केवल वोट डालने के दिन आए हैं। ये प्रवासियों की बातें मैं पहले कर दूं। हम 24 जुलाई को वापस आ रहे थे, जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, तो उधर पोखड़ा से उधर होते हुए हम आए पूर्वी नयार को पार करके, और इधर हम रिखणी खाल पहुंचे। रिखणी खाल से जो है लैंसडाउन होते हुए फिर वापस हम लोग आए। पूरे रास्ते में हमें सैकड़ों गाड़ियां मिली, दिल्ली नंबर की, गाजियाबाद का, यूपी 14 नंबर का, और हरियाणा नंबर की, गुड़गांव और फरीदाबाद की सैकड़ों गाड़ियां। एक जगह है बीच में ढाब खाल, वो काफी अंतराल के बाद वहां पे एक ढाबा है, तो ढाब खाल में सारे रुक रहे थे और खाना खा रहे थे, चाय पानी वहां पे हो रही थी, तो हम वहां करीब 1 घंटे रुके। तो उसी 1 घंटे में वहां उस ढाबे में जो है सैकड़ों की संख्या में लोग आए, किसी ने खाना खाया, किसी ने चाय पी, और वो बेचारा लगातार, उसको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। 2-3 लोग वहां बैठे हुए थे, तो वहां हमने कुछ लोगों से बात की। उनमें एक तो हैदराबाद से आए हुए थे, हैदराबाद से वो केवल वोट डालने के लिए आए। और खास बात यह है कि ये सारे लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, गांव के लोकतंत्र को बचाने नहीं आए थे, अपना खर्च करके नहीं आए थे। कुछ लोग आए होंगे, बेशक ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार के खर्च में आए थे, किसी न किसी उम्मीदवार के। तो आने जाने का खर्चा उनका, और खाने का खर्चा, जो जहां भी वो रुकेंगे वहां खाना खाएंगे। इसके बाद शाम का खर्चा जो भी होता है रहने का, उसका वो सारा खर्चा। और इसके बाद जो आप कह रहे हैं जो गाड़ियां आई हैं, वो किसकी गाड़ियां थी? ये भी बड़ा अफसोसजनक है कि मुझे 2-3 ऐसी, एक जगह तो हमने तस्वीर भी देखी, हालांकि इतना लंबा काफिला नहीं था जो हमने वीडियो में देखा, लेकिन इससे आधा तो काफिला हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये सारे लोकल नंबर की ही गाड़ियां थी। ये इसमें इन काफिलों में बाहर की गाड़ियां 1-2 दिखी, ज्यादा नहीं थी। तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? कम से कम 40, 50, 60, इससे भी ज्यादा गाड़ियां कुछ काफिलों में हमें नजर आ रही हैं। तो ये कहां से पैसा आ रहा है? तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी सिर्फ मुहावरा है, पैसे कहीं ऊपर से आ रहे हैं, कोई ना कोई इन्हें पैसे दे रहा है, चुनाव लड़ो, जीतो, फिर हमें सपोर्ट करो। ऐसा मेरा आकलन तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जो गांव के प्रधान का उम्मीदवार तो खैर काफिला नहीं चला रहा होगा, काफिले में क्षेत्र या जिला पंचायत के उम्मीदवार होंगे। तो उन उम्मीदवारों के पास में मुझे नहीं लगता कि 100 गाड़ियों का काफिला चलाने के लिए इतने पैसे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, उससे वो काफिला भी चला रहे हैं, उससे वो बाहर हरियाणा, पंजाब और अहमदाबाद का था वो व्यक्ति, अहमदाबाद तक से लोगों को लाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में मकान नहीं है, लेकिन वोट डालने के लिए आए हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था भी करनी है, सब कुछ इन्हीं को करना है। कोई होटलों में, गाँव में भी
गाँवों में इतनी व्यवस्था नहीं है जो मैंने गाँवों में देखा, क्योंकि ज्यादातर लोग गाँव से पलायन कर चुके हैं। इन दिनों सारे गाँवों में जो है रौनक आई हुई है। उन लोगों में से कई के रहने की व्यवस्था पौड़ी में जहां जहां मैं गया वहां आसपास वो भी है, होम स्टे हैं या रिजॉर्ट हैं। उन रिजॉर्ट और उन क्या कहते हैं उसमें होम स्टे में उन लोगों की रहने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उनका खाना भी देना है, उनके कमरों का किराया भी होगा। इस तरह से जो है लाखों में एक उम्मीदवार लाखों रुपए खर्च कर रहा है। तो इतना पैसा मुझे नहीं लगता लोगों, कुछ के पास हो सकता है लेकिन सभी के पास तो नहीं होगा। लेकिन ये खर्चा लगभग सभी कर रहे हैं और जीतेगा वही जो लास्ट में है। जो गांव के मुद्दे हैं वो तो कहीं है नहीं, जीतना उन्हीं को है जो मैंने आकलन किया है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए गांव लाया है। और उससे पहले उन्होंने नाम भी लिखे होंगे ना, इनमें से ज्यादातर लोगों के नाम जहां वो रहते हैं वहां भी होंगे ही होंगे, पक्का होंगे। और इन्होंने फिर नाम लिखाया, वहां से शुरू हुआ, फिर वहां से लाने का खर्चा और फिर वापस घर छोड़ने का खर्चा, इतना सारा कर रहे हैं। मेरे पास मेरे गांव से किसी का फोन आया था, आपका नाम लिखना है यहाँ। मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ जो है नगर निगम में वोट दे चुका हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ से नाम कटवा के वहां लिखवा दो। कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, नाम हो जाएगा वहां पे रहेगा। मैंने कहा ना भाई ये काम मुझे नहीं करना है। तो अब क्योंकि मुझे थोड़ा पता है, थोड़ा मैं लोकतंत्र में भी विश्वास करता हूँ, संविधान की भी बात करता हूँ, तो मैं तो इस बात को समझ रहा था। लेकिन बाकी लोग थोड़ी समझेंगे। तो हाँ आने जाने का खर्चा वो सब है ही है, यानी कि मोटा खर्चा उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है चुनाव में। जी, तो इतना मोटा खर्चा हो रहा है, कोई अगर इतना खर्चा कर रहा है तो उसे उम्मीद होगी कि वो वसूल लेगा, मतलब या वसूलने की उम्मीद होगी उसे। तो इसका मतलब यही है कि जो विधानसभा के चुनाव जैसे होते हैं कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है या पार्टी बहुत पैसा लगा देती है, तो उसे पता होता है कि किस तरीके से वसूलना है, किस तरह जो है क्या क्या सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स है, कहां से पैसा निकालना है। तो मतलब वही बीमारी इस छोटे चुनाव को भी लग गई है, ये कह सकते हैं। एक उम्मीदवार के दफ्तर में बैठा हुआ था मैं, वहां कुछ लोग थे, तो वहां पे चर्चा ये हो रही थी कि बताओ यार वो सचिव जो है ना वो 30% मांगता है, हम तो जीत गए तो 20% से ज्यादा नहीं देंगे जी। चर्चा में ये है कि वो सचिव 30% मांगता है और हम 20% से ज्यादा नहीं देंगे जी। और वो 30% वहां देके जो 70% बचेगा उसमें से भी माना कि एक सड़क बनाने का, एक छोटी सड़क बनाने का ठेका आया है 1 लाख का, तो 20,000 तो उसके गए। और इसके जो वो है जो प्रतिनिधि है उसको भी खाना है, उसके चेले चपाटे ऑफिस का खर्चा, ये सो खर्चे तो मोटे हैं। और प्लस उसमें जो है चुनाव में जो खर्च किया वो भी वसूलना है और अपना कुछ बचाना भी है अगली बार के लिए, अगला चुनाव भी लड़ना है, बच्चे भी पालने हैं। तो इस तरह से यदि माना कि 1 लाख की कोई योजना है तो उस पर मुश्किल से 30 और 40 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं, बल्कि वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, उससे भी कम पैसे खर्च हो रहे हैं। और ये गांव का विकास हम देख सकते हैं, हमने देखा भी वहां कहीं भी कोई ढंग का काम कहीं भी नहीं हुआ है। और पौड़ी में तो खास तौर पे पानी की बड़ी दिक्कत है, उस पानी को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है ना। जो सबसे बड़ी समस्या पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में पानी की है, पानी कैसे पहुंचेगा वो पता नहीं। एक गांव में गए हम, वो पूर्वी नयार के किनारे जयकोट गांव है, वो जयकोट गांव नयार से मुश्किल से 2-2.5 मीटर पे है, लेकिन उस गांव में पानी नहीं है। जबकि उस पे मुझे बताया गया है कि 50 पंपिंग योजनाएं चल रही हैं उस पूर्वी नयार पे, लेकिन उस गांव के लिए, और वो भी जो है वो सरकारी कामों के लिए, कुछ उसके लिए गांव के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जयकोट गांव एक उदाहरण है, वहां पानी नहीं है, लोगों ने किसी तरह से एक छोटा सा कहीं से लाके तब पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नयार से एक पंपिंग सेट इस गांव के लिए नहीं है। तो इस पे कोई बात नहीं हो रही है, कहीं कुछ बात इन चीजों पे तो है ही नहीं। बस बात उसी पे है कि जलेबी खाएंगे, समोसा खाएंगे और बस हो गया, इतना ही हो रहा है वहां। तो बढ़िया, अगर चुनाव को, इस छोटे चुनाव को, गांव के चुनाव को, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के चुनाव को इतना महंगा कर दिया जाएगा, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, कई जेन्युइन भी कैंडिडेट होते हैं इस डर से, जो वो तो फिर आगे आ ही नहीं पाएंगे या उनकी तो हिम्मत वैसे टूट जाएगी। तो फिर तो ये तो हाईजैक हो जाएगा चुनाव। उनका जो, जिनके पास पैसा है या जो पैसा खर्च कर सकते हैं, या जो अन्य जो दंड फंड है, जिनके धंधे हैं, वही मतलब कैंडिडेट जीत सकते हैं। फिर तो मतलब जेन्युइन कैंडिडेट का जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी इंटरेस्टेड कहानी हुई, एक उम्मीदवार मिला मुझे, तो वो अपना एक पौवा लेके जा रहा था तो कहता है भाई साहब लोगों की तो जो है पेटियां उतर रही हैं, सबको पिला रहे हैं, और क्या कहते हैं वो भी नकदी भी आ रही है,
मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो अपना ही लेता हूँ, अपना चुपचाप पी के सो जाता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे में कैसे जीतेगा? बस भाई जब जीतना तो वैसे भी नहीं है। ठीक है कि हम अपने उपस्थित दर्ज करवाए, जीतने की हमें कोई उम्मीद नहीं है। जो ये खर्चा हो रहा है, कह रहा है, उसमें हमारा जीतना संभव नहीं है, और इसलिए हम जो है ना अपना लेके अपना ही पी रहे हैं। हमें किसी को पिलाने की हमारी स्थिति है और हम किसी को पी रहे हैं। तो ये स्थितियां है। तो मतलब जिसके पास पैसा नहीं ये है तो उसका बहुत बहुत मुश्किल है। जो जेनुअन जिनको आप कह रहे हैं, जेनुअन बहुत सारे हैं, मिले हमें ऐसे लोग जो अपना साधारण तरीके से लोगों के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़े, उनके पास यही है। लेकिन ना तो उसके पास हम्म, गरीबी समोसा का खर्चा है, शराब पिलाने और नकदी नकदी बांटने का तो खैर जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी पार्टियों वाले वही ज्यादातर हाँ, कर रहे हैं, खासकर एक पार्टी वाले। तो उनके हम्म, कई बातें, हालांकि मुझे सबूत कहीं नहीं मिले, लेकिन हम्म, जहां भी नकदी वाली बात हुई, एक ही पार्टी के लोगों पे इस तरह से आरोप लगे। एक पार्टी जो दूसरी पार्टी, उसने कभी उस पे नहीं लगाया, इसने ए ने बी पे लगाया, बी ने कभी ए पे नहीं लगाया, इस तरह का चला है। मतलब सीधी सी बात है कि एक पार्टी जिसके पास बहुत पैसा है वो नकदी भी खर्च कर रही है, और वो नकदी जो है उम्मीदवार के पास होगी नहीं, वो ऊपर से ही हम्म, आ रही है। जी। हम्म। तो ये मतलब इंजन पे इंजन जुड़ते जाएंगे, मतलब ये जो है कई इंजन जो है, और इस तरह अगर इस तरह चुनाव चल रहा है तो फिर तो इंजन पे इंजन जुड़ रहे होंगे। तो बढ़िया, आपको क्या सब कुछ यही दिखा, या कोई इसका कोई उजला पक्ष भी आपको नजर आया? खासकर जहां आप गए, पौड़ी गढ़वाल जिले के इन ब्लॉक्स में या गाँव में, कोई उजला पक्ष कहीं कोई नजर आया आपको, या पूरे उत्तराखंड में अभी आपको लगता है कहीं कोई उजला पक्ष है पंचायत चुनाव का? उजला पक्ष में सिर्फ ये दिखा मुझे कुछ कुछ जगहों पे लोगों ने, हालांकि उसे उजला पक्ष भी क्या कहेंगे, लेकिन निर्विरोध हम्म, कुछ गांव में, जैसे जिस इलाके में मैं गया तो कुछ लोग गिन रहे थे, 18 निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। यानी कि वो प्रधान के चुनाव में जो जलेबी समोसा का वो उन्होंने उस पर वो नहीं किया, है ना, उसका लालच नहीं किया और निर्विरोध लोगों को चुना। और कहीं कहीं है कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम्म, और कुछ लोग जो है पौड़ी जिले में जो, तो ये चुनाव से, खैर चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव से ताल्लुक है। पौड़ी के सारे इन जहां भी मैं घूमा, और यहाँ पे जैसे मेरे गांव की तरफ है रुद्रप्रयाग में, एक पहाड़ पे हम रहते, सामने दूसरा पहाड़ है, इतना ही है। लेकिन वहां दूर दूर तक एक पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, गांव, और तमाम उनकी खेती। आजकल तो ये बरसात के कारण वो खेती हरी हो रखी है, लेकिन वो तमाम खेती बंजर है। अच्छी अच्छी जगहों पे बड़े के बड़े 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 खेत, बड़े बड़े वो सारिया जिसको हम बोलते हैं, सारे बंजर पड़े हुए हैं। हम्म, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण ये है कि कुछ लोग मुझे मिले। एक रमेश मुंडेपी जी के गांव में गया, हालांकि मुझे चढ़ना उतरना पड़ा वहां काफी। और एक हमारे हैं सुधीर सुंदरियाल। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्तर पे बागवानी वहां कर रहे हैं, और बढ़िया उन्होंने फल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं। और हमारे साथ सुधीर सुंदरियाल भी एक दिन रहे, तो वो भी लोगों को ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यार इसको जो है ना, फलोद्यान को, जैसे कीवी बहुत अच्छी हो सकती है, उदाहरण भी दे रहे थे कि एक व्यक्ति ने 90 लाख की बिलिंग की कीवी में। तो इस तरह की बातें चुनाव के दौरान वो कहते रहे लोगों को कि ऐसा करो, और प्रतिनिधियों पे भी जोर डालो कि इस तरह का कुछ करें, जो सारे बंजर पड़े हुए हैं इनमें कुछ नहीं कर सकते, कीवी उगाओ, दूसरे फल उगाओ। तो ये थोड़ा सा इसमें वो उम्मीदवारों की तरफ से नहीं, कुछ लोगों की तरफ से ये उजला पक्ष में मान सकता हूँ इसका। हम्म। तो ये एक उजला पक्ष है, हालांकि बहुत छोटी मात्रा, बहुत कम मात्रा में है उसकी, उस तरह व्यापक नहीं है जिस तरह बाकी चीजें हो रही हैं। तो बड्डी, क्या ये चुनाव हमारी राजनीतिक चेतना का प्रतिबिंब कह सकते हैं हम, जो जिस तरह का समाज हम बनते जा रहे हैं? क्या ये जो पंचायत चुनाव है, हमारी जो राजनीतिक चेतना का असल प्रतिबिंब हमें दिखेगा इन चुनावों में? तो मैं कह रहा था ना कि ये सबसे छोटी इकाइयां हैं पंचायत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी है। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी, और मैं इसी उम्मीद के साथ गया भी था कि वहां जो है ना, एक लोकतंत्र का एक बुनियादी ढांचा वहां हमें देखने को मिलेगा। जो आप कह रहे हैं वही मैं सोच के गया था, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। राजनीतिक चेतना बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। लोग ज्यादातर जो हैं एक या दो पार्टियों में ही वहां बटे हुए हैं, और वो एक दो पार्टियों में भी क्यों बटे हुए हैं, वो सारा राजनीतिक चेतना की वजह से वो पार्टियों में नहीं है। एक पार्टी जी उनका विरोध करती है फलानों का, तो इसलिए हम उस पार्टी के साथ हैं, वो हमारी उसको बचाएंगे या जो भी बचाएंगे। दूसरी पार्टी वाले उनके साथ भी जो है ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं से जो है कल के दिन
ये पार्टी कहीं हो गई तो हमें भी कुछ मिलेगा। तो इसलिए केवल निजी स्वार्थ है सब जगह, उम्मीदवारों के भी और मतदाताओं के भी निजी स्वार्थ हैं। मतदाताओं के छोटे हैं और उनके बड़े हैं, लेकिन जो राजनीतिक चेतना की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है फिलहाल जिस क्षेत्र में मैं गया था वहां तो कोई राजनीतिक चेतना है, ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं लगा। हाँ, राजनीति के नाम पे कुतर्क वहां मुझे जरूर सुनने देखने को मिले और चारों तरफ यही स्थिति है। कुल मिला के ये पक्ष भी, अब लोग मुझे कहते हैं यार तुम तो बहुत नेगेटिव हो तो मैं कहता हूँ यार मैं कहाँ पॉजिटिव ढूंढूं अब इसमें। ज्यादातर लोग मेरे से कहते हैं यार तुम तो बड़े नेगेटिव बात करते हो। और मैंने तमाम कोशिशें की कि मैं कुछ पॉजिटिव ढूंढूं, लेकिन सच में मुझे नहीं मिला। और अपना दाग मिटाना चाह रहा था और नेगेटिव का जो ठप्पा लगा लेकिन मुझे मिला नहीं, कहीं भी नहीं मिला, तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं मिला। राजनीतिक चेतना सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित होकर रह गई है फिलहाल तो स्थिति, और उम्मीद करते हैं भविष्य में कुछ अच्छा हो। जी, तो भविष्य में कुछ अच्छा हो ऐसी फिर भी उम्मीद है। लेकिन क्या हम इस पंचायत चुनाव में 2027 के चुनाव का कोई अक्स देख सकते हैं? मतलब अगर नतीजे नहीं देखें, ट्रेंड देखें, लोगों के वोट करने का मिजाज देखें, सभाएं देखें, मुद्दे देखें, क्या हम ये मान सकते हैं कि 2027 का इसमें कोई अक्स है भट्ट जी? हाँ, थोड़ा सा मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो जो वो हो रहे हैं, जो हमने लोगों के डिस्कस सुने, तो सत्ताधारी पार्टी से तो लोग नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस भी क्षेत्र में मैं गया सत्ताधारी पार्टी के लोग अब भी हैं और जो पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन विरोधियों की संख्या इस बार मुझे ज्यादा लगी है। हर जगह कोई ना कोई सत्ताधारी पार्टी का विरोधी मिला, और उसके खिलाफ यदि मैं कहूं कि कुछ जगहों पर तो लहर जैसी है, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कुछ जगहों पर लहर जैसी भी है। लोग, तमाम लोग, जो जैसे 10 लोग हैं तो 10 के 10 जो है मुझे उस पार्टी के विरोधी मिले। कहीं पे 10-20 हैं तो उनमें से 1 या 2 जो है यहाँ के मिले, बाकी उधर के मिले। कुछ जगह ऐसी भी थी जहां 10 है तो 5 इधर के 5 उधर के मिले। तो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक माहौल सा तो बन रहा है, लेकिन अब 2027 तक आते आते क्या स्थितियां बनेगी, और सत्ता पक्ष जो अभी बिहार में भी हम देख रहे हैं, बाकी जगहों पे हम देखते हैं, उनकी क्या रणनीति होगी। हालांकि उधर तो बीजेपी तो ये है ना कि 24 घंटे 7 दिन लगातार उसी में है, उसका ध्यान ही उसी में है, हर बात उसको चुनाव को लेके होती है। तो वो कहाँ तक इसको जो है, ये जो उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं, उनको कहाँ तक डैमेज कर पाते हैं, कहाँ तक दबा पाते हैं, ये 2027 तक इसमें स्थिति भी बदल भी सकती है। लेकिन फिलहाल जो बिना रिजल्ट देखे और केवल लोगों को मिल के जो लग रहा है, तो उसमें ये लग रहा है कि 2027 का चुनाव फिलहाल तो बराबरी तक तो जा ही सकता है, और स्थितियां किसी के भी पक्ष में जो भी अंतर होगा, बहुत थोड़ा अंतर होने वाला है, जो मैंने देखा और जो अनुभव किया। हालांकि बदलते बदलते तो बहुत कुछ हो सकता है। जी, हाँ, वैसे अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन चूंकि ग्राम पंचायत में जिस तरह वोट डाली जा रही हैं, क्षेत्र पंचायत में जिस तरह वोट डाली जा रही है, जिला पंचायत में, तो उसे एक मिजाज पता चलता है कि वोटर की समझ क्या है, वो किस तरह के मुद्दों पे, या मुद्दे हैं भी कि नहीं है, या वोटर जो है वो बिल्कुल जलेबी समोसा पे वोट डाल रहा है। तो आखिरी मैं एक सवाल आपसे भट्ट जी, आप जिस इलाके में गए, वो जो हैवीवेट मंत्री हैं धामी सरकार के, सतपाल महाराज, चौबट्टा खाल में शायद आप हुआ है, तो चौबट्टा खाल में अगर वहां का मैं एक मोटा मोटा आपसे जानना चाहूँ कि चौबट्टा खाल में आपको क्या लगता है, क्या महाराज ने स्वर्ग बना दिया है चौबट्टा खाल को? सतपाल महाराज के जो गांव है, उस गांव में भी गया मैं, उसके आसपास के गांवों में भी गया। तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सतपाल महाराज की स्थिति बहुत वहां मजबूत नहीं है। जो मैंने देखा, उनके कई समर्थक जो पहले उनके साथ थे, आज उनसे नाराज हैं, और उनके क्षेत्र में वो धर्मगुरु हैं। ये बड़ी मतलब अफसोसजनक बात मैं ये कहने वाला हूं कि वो एक धर्मगुरु हैं, लेकिन उनके इलाके में उम्मीदवार जितनी बड़ी मात्रा में वहां शराब बांटी जा रही है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। सतपाल महाराज का कहीं कोई उसमें उनको जाना चाहिए, गांव में जाए ना, लोगों को समझाएं। वो धर्मगुरु हैं, एक नेता तो है नहीं, वो हम तो उनको धर्मगुरु ही मानते हैं। एक धर्मगुरु के रूप में जाए, वो शराब की बुराई के बारे में बताएं तो सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक पुराना समर्थक मुझे मिला, उसने कहा कि महाराज जी ये गांव में थोड़ा ये सड़क तो बनवा दो। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हम इस सड़क को बना देंगे,
फिर उधर बीरों खाल वाले भी कहेंगे, फिर वहां वाले भी कहेंगे, फिर कहाँ की बनाएंगे, इसलिए चुप रहो। मतलब विकास जो है दूसरे भी मांगेंगे, इसलिए इस गांव का भी नहीं करना है। उन्हीं के गांव से जो है एक उबोटा गांव है, उनके गांव से कुछ दूर है, तो उस उबोटा गांव की जो सड़क है वो सड़क भी हाल ही में बनी है, लेकिन जब से बनी है तब से वो कच्ची है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाकर हम उस गांव में पहुंचे हैं, यानी और उस गांव से, महाराज जी के गांव से जो है मुश्किल से 1 या 1.5-2 किलोमीटर दूर है वो गांव। तो वहां की सड़क भी, अपने गांव के आसपास की सड़कें भी, जबकि पीडब्ल्यूडी शायद उन्हीं के पास है, तब भी वो सड़कें नहीं बनी हैं, और इससे भी वहां के आसपास के लोग बहुत उनसे बुरी तरह से नाराज हैं। और लोग ये सोच रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, कि वो लगातार देख रहे हैं कि यार कौन अब महाराज जी की जगह किसी न किसी नए आदमी को हम चुनेंगे, इनको तो अब नहीं देंगे। हालांकि महाराज जी भी पावरफुल आदमी है और चुनाव आते आते वो भी कहाँ का कहाँ गणित कराएंगे, लेकिन फिलहाल इन पंचायत चुनावों में जो स्थिति है, और मेरे समझ से उनके समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी ये तो पता नहीं है। लेकिन इन चुनावों में स्थिति भी क्या रहनी, मैं बता रहा हूँ, जो लोग ज्यादा समोसा जलेबी और शराब बांट पाए हैं और ज्यादा लोगों को दूसरे राज्यों से लाने में, वोट दिलवाने के लिए लाए हैं, वही जीतेंगे। इस बार भी कोई बहुत ज्यादा प्रभाव की हम उम्मीद नहीं कर सकते। इस प्रभाव में हुआ, इस बार का प्रभाव यही 2-3 चीजें हैं जी। तो समोसा जलेबी वाला जो चुनाव है, भट्ट जी ने उसको बहुत सरल तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। तो ये पंचायत चुनाव की आंखों देखी है जो सीनियर जर्नलिस्ट त्रिलोचन भट्ट जी ने देखी है, उनकी जुबानी आप तक पहुंची है, तो उससे एक मोटा मोटा अंदाजा तो लगता है कि हमारे गांव कितने संकटों में घिरे हैं। पानी की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, घूमनी बांधने की समस्या है, लेकिन चुनावी कैंपेन जी नहीं, आप कह दीजिए, क्योंकि आप फील्ड से आए हैं, तो मुझे आपको सुनना, हमारे दर्शकों को आपको सुनना जो है बहुत जरूरी है जी। हाँ, वो गोनी बांधने वाली समस्या आप बता दीजिए। जंगली जानवरों को जो है, अब खैर खेती तो जिस इलाके में मैं था वहां बंजर पड़ ही चुकी है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों के आसपास कुछ सब्जियां उगा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी जो है सुधीर सुंदरियाल जी की बात की थी, तो उनके यहाँ भी बंदर, भालू, और यहाँ सबसे ज्यादा आतंक उस इलाके में जो है जंगली सुअरों का है। कई बड़ी जो है बड़ी संख्या में वो दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर से उधर खोद डालते हैं, वो सारा इस तरह वहां है। बाकी मुझे बंदर वहां ज्यादा नहीं दिखे, शायद इसलिए नहीं दिखे कि जब खेत ही नहीं है तो बंदर क्यों आएंगे वहां। लेकिन जो मेरा इलाका है रुद्रप्रयाग जिले का, जो वहां जो है बंजर खेत है, लेकिन कम है। उस पौड़ी में तो सारे के सारी खेती बंजर पड़ी हुई है ना। हमारे इलाके में बीच में कुछ बंजर खेत मिलते हैं, और बाकियों में लोग उगा रहे हैं, कुछ न कुछ उगा रहे हैं, इसलिए वहां बंदर ज्यादा है। मेरे इलाके में तो बंदरों की बहुत बहुत बड़ी समस्या है। उधर बंदर कम है, लेकिन वहां सुअर जो है, सुअर पूरा खोद डालते हैं, तो सुअरों की बड़ी वहां परेशानी है। और ये मुद्दा भी पंचायत चुनाव में कहीं नहीं दिखा जी। तो समस्याओं का अंबार है, और हमारा जो चुनावी कैंपेन है, जो वोटिंग पैटर्न है हमारा, उसमें ये चीजें एडजस्ट नहीं हो रही हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, और आगे तो बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इस तरह का पैटर्न अगर रहेगा, इस तरह का कैंपेन अगर चलता रहेगा, तो वो बहुत उम्मीद जगाता नहीं है। तो ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट भट्ट जी आपने हमसे शेयर की, आपने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने का। धन्यवाद भट्ट जी। धन्यवाद।